हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो से हम क्लास 10 साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस साल यानी बैच 2022-23 के लिए इस चैप्टर में से इवोल्यूशन वाला पार्ट डिलीटेड है, इसलिए हमें इस साल इसको नहीं पढ़ना है। डिलीट होने की वजह से ये जो चैप्टर है काफ़ी छोटा और आसान हो गया है। इस चैप्टर में हमें सिर्फ हेरिडिटी वाला टॉपिक ही पढ़ना है। ठीक, चैप्टर का नेम है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी होता क्या है? वो प्रोसेस जिससे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स उनके इंडिविजुअल यानी प्रोजेंसी में ट्रांसफ़र होते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं हेरिडिटी, या फिर इसको इनहेरिटेंस भी बोला जाता है। ठीक, तो वो प्रोसेस जिससे पेरेंट्स के कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनके ऑफस्प्रिंग्स में, उसी प्रोसेस को बोलते हैं हेरिडिटी। इसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक, तो आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी, जो कैरेक्टर माता पिता के हैं जब उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, यानी जो सिमिलैरिटी उनके माता पिता में है वही उनके बच्चों में आती है, तो उसी को बोलते हैं हेरिडिटी। दो टर्म्स हैं, एक हेरिडिटी और एक वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रोजेंसी। प्रोजेंसी यानी ऑफस्प्रिंग्स। ठीक, तो जब हम बात करते हैं सिमिलैरिटी की तो इसका मतलब होता है हेरिडिटी, लेकिन जब पेरेंट्स और प्रोजेंसी में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, डिग्री ऑफ डिफरेंसेस, उनको बोलते हैं वेरिएशन। अब इसी स्टडी को यानी हेरिडिटी और वेरिएशन, इन दोनों की स्टडी को बोला जाता है जेनेटिक्स। टाइप्स ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन के कुछ टाइप्स होते हैं, सोमैटिक वेरिएशन और गैमेटिक वेरिएशन। हमारी बॉडी में दो तरह की सेल्स होती हैं, एक सोमैटिक सेल्स और एक जर्म सेल्स। ठीक, इन दोनों सेल्स में अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। जैसे सोमैटिक वेरिएशन, जिसे हम एक्वायर्ड वेरिएशन भी कहते हैं, ये बर्थ से हमारे साथ नहीं होता है, बर्थ के बाद इसको हम एक्वायर करते हैं, इसीलिए इसको एक्वायर्ड वेरिएशन भी बोला जाता है। सोमैटिक वेरिएशन किसे बोलते हैं? इट इज़ द वेरिएशन अकरिंग इन एनी ऑफ सेल एक्सेप्ट सेक्स सेल्स। हमारी बॉडी में दो तरह की सेल्स होती हैं, सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स। तो वो सारी वेरिएशंस जो कि सेक्स सेल के अलावा यानी हमारी बॉडी में जो सोमैटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनमें देखने को मिलते हैं, उन वेरिएशन को बोलते हैं सोमैटिक वेरिएशन। लेकिन ऐसे वेरिएशन जो कि जर्म सेल्स में देखने को मिलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स में देखने को मिलते हैं, उनको बोलते हैं गैमेटिक वेरिएशन या फिर इनहेरिटेड वेरिएशन, क्योंकि ये बर्थ से ही हमारे साथ होता है, इसलिए इसको इनहेरिटेड वेरिएशन बोलते हैं, क्योंकि इसे हमने इनहेरिटेड किया हुआ है। ठीक, लोकेशन कहाँ है इनकी? सोमैटिक सेल्स, एनी ऑफ बॉडी सेल्स एक्सेप्ट जर्म सेल्स। जो सोमैटिक वेरिएशन होता है वो सोमैटिक सेल्स में ही देखने को मिलता है, और जो गैमेटिक वेरिएशन होता है ये जर्म सेल्स में देखने को मिलता है। इनहेरिटेंस, नॉट इनहेरिटेबल। सोमैटिक वेरिएशन ट्रांसफ़र नहीं होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तो ये नॉन इनहेरिटेबल है। वेरिएशन डाइज विद डेथ ऑफ इंडिविजुअल। ठीक, अब ये जो गैमेटिक वेरिएशन है ये हेरिटेबल होता है, यानी ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है। सिग्निफिकेंस क्या है सोमैटिक वेरिएशन और गैमेटिक वेरिएशन का? नॉट सिग्निफिकेंट सिंस दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम पेरेंट्स। ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, इसलिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन गैमेटिक वेरिएशन ट्रांसफ़र होते हैं बच्चों पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, इसलिए इसका सिग्निफिकेंस है। एग्जाम्पल है बोरिंग ऑफ पिन्ना, कटिंग ऑफ ए टेल ऑफ डॉग। जैसे अगर किसी कुत्ते की टेल कटी हो तो ऐसा तो है नहीं कि ये कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होगा, तो ये सोमैटिक वेरिएशन होगा। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन हाइट और स्किन कलर की, तो ये एक गैमेटिक वेरिएशन है, क्योंकि ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है। ठीक, अब इस चैप्टर में दो टर्म्स बार बार आएंगे, एक कैरेक्टर और दूसरा ट्रेट। क्या ये दोनों चीज़ें एक हैं? कैरेक्टर और ट्रेट ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कैरेक्टर, अगर हम किसी क्वालिटी की बात करते हैं, मान लीजिए हाइट, तो ये कैरेक्टर होता है। लेकिन अगर हम बात करें टॉल या फिर शॉर्ट की, यानी कैरेक्टर के वर्जन की बात करें, तो वो ट्रेट होता है। ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक, क्वालिटी या क्वालिटी कैरेक्टर है, वर्जन ऑफ कैरेक्टर ये ट्रेट है। मान लीजिए अगर हम ईयर लोब की बात करें तो वो एक कैरेक्टर है। ठीक, लेकिन अगर हम फ्री ईयर लोब या फिर अटैच्ड ईयर लोब यानी कैरेक्टर के वर्जन की बात करें तो वो ट्रेट कहलाएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन की इम्पोर्टेंस क्या है? इसके दो अलग अलग इम्पोर्टेंस है। जैसे पहला है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन के अलग अलग एडवांटेजेस होते हैं। जैसे एग्जांपल है थर्मोस्टैटिक बैक्टीरिया का।
Thermostatic bacteria that can be withstand heat with survival better in a heat wave. बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि सिर्फ 28 डिग्री सेल्सियस तक की ही टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन जब इन्होंने रिप्रोडक्शन शुरू किया इनमें कुछ वेरिएशन आया, तो वेरिएशन के बाद जो नए बैक्टीरियाज आए उनको अंदर ये एबिलिटी है कि वो 30 डिग्री सेल्सियस तक की टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, यानी मान लीजिए 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, तो क्या जो पहले बैक्टीरिया थे वो इसमें सर्वाइव कर पाएंगे? तो आंसर होगा नहीं। लेकिन वेरिएशन होने की वजह से जो नए बैक्टीरियाज आए हैं जो कि 30 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, वो आसानी से इसको टॉलरेट कर पाएंगे और ये अपनी लाइफ को मेंटेन करने में सक्सेसफुल होंगे। ठीक, तो वेरिएशन का एक इम्पॉर्टेंस है कि ये एक सर्वाइवल वैल्यू देता है। मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू स्पेसीज इज दैट इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि ये एक अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग हैबिटेट होता है। अगर उनका हैबिटेट चेंज कर दिया जाता है, यानी जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं अगर वो चेंज कर दिया जाता है, तब उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो वेरिएशन का एक मेन एडवांटेज है कि ये अलग अलग स्पेसिस को दूसरे यानी चेंजिंग इन्वायरमेंट में अलग अलग उनकी सर्वाइवल चांसेस को बढ़ाने में हेल्प करता है। जैसे एग्जांपल है एनसीईआरटी में गिवन है, हाउ वेरिएशन इंक्रीजेज चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक गार्डन है जिसमें कुछ बीटल्स रहते हैं। बीटल्स रेड कलर के हैं और रेड कलर होने की वजह से ये घास में छुप नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से क्रो, जिन्हें हम प्रीडेटर बोलेंगे, वो इनका शिकार आसानी से कर लेते हैं और ये मारे जाते हैं। लेकिन जब इन्होंने रिप्रोडक्शन शुरू किया और इनमें कुछ वेरिएशंस देखने को मिला, तो इनका जो कलर है वो रेड से ग्रीन में चेंज हो गया। ग्रीन में चेंज होने की वजह से ऐसे करते करते सभी बीटल्स का कलर ग्रीन में चेंज हो गया। अब ग्रीन में चेंज होने की वजह से ये घास में आसानी से छुप सकते हैं और इनको क्रो देख नहीं पाएंगे तो इनका शिकार नहीं कर पाएंगे। ऐसे करके इन बीटल्स की लाइफ बच जाती है। ठीक, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनमें वेरिएशन देखने को मिलता। अगर इनमें वेरिएशन ना होता, यानी इनका कलर रेड से ग्रीन में चेंज ना होता, तो ये बच नहीं पाते क्योंकि इनका क्रो शिकार कर लेते हैं। ठीक, तो कुछ बीटल्स थे जिनका कलर रेड था, जिसकी वजह से क्रो यानी प्रीडेटर उनको आसानी से शिकार कर लेते थे क्योंकि ग्रीन ग्रास में वो आसानी से दिख जाते थे। ठीक, लेकिन जब बीटल्स ने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, बीटल्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक, तो इनमें वेरिएशन देखने को मिला, जिसकी वजह से इनका जो कलर है वो ग्रीन में चेंज हो गया। ग्रीन में चेंज होने की वजह से अब ये जो क्रो हैं यानी प्रीडेटर्स हैं, वो इनका शिकार नहीं कर पाएंगे। ऐसे करके इनको एक सर्वाइवल वैल्यू मिली। तो ये वेरिएशन का एक मेन एडवांटेज है कि ये ऑर्गेनिज्म को एक सर्वाइवल वैल्यू देता है। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। पीछे हमने जो एग्जांपल लिया था थर्मोस्टैटिक बैक्टीरियाज का, हम उसे समझते हैं। कुछ बैक्टीरियाज थे जैसे यहाँ पे, इनमें जब इन्होंने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया तो इनमें कुछ वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं, जैसे ABCD, ये अलग तरीके के बैक्टीरियाज प्रोड्यूस हैं। ठीक, देयर आर सम बैक्टीरियाज हु हैव एबिलिटी टू टॉलरेट टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। ये जो बैक्टीरियाज थी इनकी ये एबिलिटी थी कि ये 30 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन ड्यू टू वेरिएशंस सम बैक्टीरियाज ABCD आर प्रोड्यूस्ड हु have the ability to tolerate the temperature of 38 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वेरिएशन आने की वजह से जो नए बैक्टीरिया ABCD बने हैं, इनके अंदर ये एबिलिटी है कि ये 38 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। अब ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, यानी मान लीजिए टेम्परेचर इंक्रीज़ होकर 35 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, तो जो बैक्टीरियाज पहले थे, यानी जो बैक्टीरिया सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को ही टॉलरेट कर पा रहे थे, वो इसमें बच नहीं पाएंगे। लेकिन वेरिएशन आने की वजह से जो नए बैक्टीरियाज बने थे जैसे ABCD, ये इनके अंदर ये एबिलिटी है कि ये 38 डिग्री तक सेल्सियस तक के टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। तो जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तब ये खुद को लिविंग रख सकते हैं। ठीक, तो ऐसे करके इन्हें एक सर्वाइवल वैल्यू मिली। तो वेरिएशन का ये एक मेन एडवांटेज है कि ये सर्वाइवल वैल्यू देता है। ठीक,
हमने वेरिएशन की बात कर ली, अब हम दोबारा से हेरिडिटी पे आते हैं। हेरिडिटी को इनहेरिटेंस भी बोला जाता है। तो रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स यानी वर्जन ऑफ कैरेक्टर, इनके रूल्स क्या हैं, यानी जब ये ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में तो वो कौन सा रूल फॉलो करते हैं। इनमें एक साइंटिस्ट जॉर्ज जॉन मंडल, इनका कंट्रीब्यूशन है, इसके हमें पढ़ना है। रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेड्स इन ह्यूमन बींग्स आर रिलेटेड टू फैक्ट that both father and mother contribute particularly equal amount of genetical material to the child. रूल ऑफ इनहेरिटेंस ये कहता है कि किसी भी चाइल्ड में उसके जेनेटिक मटेरियल में उसके फादर और मदर दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, और ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। पैटर्नल यानी फादर, मैटरनल यानी मदर, और ये जो ट्रेट होते हैं उनको फादर और मदर दोनों के ही डीएनए से इन्फ्लुएंस्ड किया जा सकता है। दस फॉर ईच ट्रेट देयर विल बी 2 वर्जन ऑफ ईच चाइल्ड। तो किसी भी ट्रेट के लिए 2 वर्जन होंगे। इसको मेंडल ने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया। मेंडल्स कंट्रीब्यूशन इन जेनेटिक्स। ग्रेगोर जॉन मेंडल स्टार्टेड हिज वर्क ऑन पिसम सैटिवम, जिसे हम गार्डन पी बोलते हैं। पिसम सैटिवम यानी गार्डन पी। ही वॉज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है, यानी जेनेटिक्स के बारे में जितनी भी सारी चीज़ें आज हम पढ़ते हैं मेंडल ने उसे एक बेस दिया था, इसलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। ही हैड चूजन 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। उन्होंने जेनेटिक्स की थ्योरी देने के लिए पी प्लांट के 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को चूज़ किया था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि उन्होंने सिर्फ पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया। तो वाई डिड मेंडल चूज़ पी प्लांट। मेंडल के पी प्लांट चूज़ करने के पीछे कुछ वजहें थी, जैसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ डिक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स। पहला रीज़न ये था कि जितने भी सारे उनमें कैरेक्टर्स में जितने भी सारे डिफरेंसेस होते हैं उनको आसानी से पहचाना जा सकता है। दूसरा रीज़न था शॉर्ट लाइफ स्पेन ऑफ प्लांट। दूसरा मेन रीज़न ये था कि जो पी प्लांट्स होते हैं उनकी लाइफ स्पेन सिर्फ 1 ईयर की होती है, यानी बहुत शॉर्ट होती है। शॉर्ट होने की वजह से उन्होंने इसको चूज़ किया। तीसरा रीज़न ये था कि नॉर्मली अलोज सेल्फ पॉलिनेशन बट क्रॉस पॉलिनेशन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट। पी प्लांट में नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी देखने को मिलता है। चौथा रीज़न था लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस। इसमें लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, अलग अलग हमें कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जिनको हम आसानी से पहचान सकते हैं। इन सारी वजहों की वजह से जो मेंडल थे इन्होंने पी प्लांट को चूज़ किया। मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज़ किए। इनमें हम 4 कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। पहला उन्होंने सीड शेप, यानी सीड का शेप कैसा है उसको चूज़ किया इस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को, यानी कुछ सीड्स राउंड थी, कुछ व्रिंकल थी, इस कैरेक्टर को उन्होंने चूज़ किया। सीड कलर, यानी अलग अलग कलर की सीड्स होती हैं, कुछ येलो कुछ ग्रीन, उसको चूज़ किया इन्होंने। प्लांट की साइज़, कुछ प्लांट्स लंबे होते हैं कुछ शॉर्ट होते हैं, उन्होंने इस कैरेक्टर को चूज़ किया। और चौथा फ्लावर कलर, पर्पल या फिर वाइट, और भी 3 अलग अलग कैरेक्टर उन्होंने चूज़ किया। इन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर उन्होंने एक थ्योरी दी, जिसे हम पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। बार बार आगे इन टर्म्स का यूज़ होगा, तो इन टर्म्स की असली मीनिंग क्या है पहले हम ये समझते हैं। जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। जीन क्या होता है, आपको पता है कि ये डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है उसे बोलते हैं जीन। तो जीन इज़ द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। एलील एक टर्म आएगा बार बार, उसका क्या मीनिंग होता है। जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स दैट इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन। जीन फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का। तो जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, उनका जो कोड होता है, उनके जीन का जो कोड होता है उसको एलील बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक जीन है जिसने इंफॉर्मेशन कैरी की हुई है हाइट का, तो 2 केस है, या तो टॉल या फिर शॉर्ट। टॉल को हम टी से डिनोट करेंगे और शॉर्ट को हम स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। तो ये जो टी और स्मॉल टी आपको दिख रहा है ये कोड है, तो इसी कोड को बोलते हैं एलील। ठीक, तो जीन के जो कोड होते हैं, जो उनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के कोड होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं एलील। होमोजाइगस, ये एक टर्म बार बार यूज़ होगा आगे।
इसका क्या मतलब होता है? ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ द जीन्स ऑफ अ कैरेक्टर आर सिमिलर। ये हमने बताया कि इससे टॉल को डिनोट किया जाता है, उसको शॉर्ट को। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक कोड यानी टी और टी दोनों एक ही तरह का प्रेजेंट होता है, या फिर स्मॉल टी, ये दोनों एक ही तरह के हैं। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस यानी ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ जीन्स ऑफ ए कैरेक्टर आर डिफरेंट। ये जो जीन्स हैं यानी टी और ये टी अलग अलग जिस ऑर्गेनिज्म में होते हैं उनको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। ठीक, यहाँ पे एग्जांपल है टी और टी, ये दोनों सेम है। ठीक, कैपिटल टी और कैपिटल टी, और ये टी और टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी दोनों सेम है, इसलिए ये होमोजाइगस है। लेकिन इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये अलग अलग हैं, इसलिए इनको हेट्रोजाइगस बोलेंगे। ओके। डोमिनेंट, डोमिनेंट क्या होता है? जीन विच इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन। ऐसा जीन यानी ऐसा जीन जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करने में एबल होता है ट्रेट में, उनको डोमिनेंट बोला जाता है। मान लीजिए ये दो अलग अलग जीन्स है, ठीक, तो इनमें जो ये कैपिटल वाला है जिसमें ये प्रेजेंट होता है, जिसमें डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होता है, उसी के हिसाब से कैरेक्टर डिसाइड होते हैं। मान लीजिए अगर ये वाला प्रेजेंट है तो ये डोमिनेंट होता है, तो जो कैरेक्टर आगे जाएगा वो टॉल का जाएगा। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें टी और टी की तो इसमें डोमिनेंट कोई नहीं है, लेकिन इसमें दोनों ही रिसेसिव वाले हैं, तो ये जो कैरेक्टर इनमें है वही आगे ट्रांसफ़र होगा, यानी आगे जो ऑर्गेनिज्म होगा वो स्मॉल होगा, शॉर्ट होगा। ठीक, तो डोमिनेंट किसे बोलते हैं? जीन विच इज़ एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन। ऐसा जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस करने में एबल होता है, कैपेबल होता है, उसको डोमिनेंट बोलेंगे। जीन विच इज़ अनएबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन, उसको हम रिसेसिव बोलेंगे। जैसे ये टी और टी है, इनमें ये जो टी वाला है ये डोमिनेंट है, और ये जो स्मॉल टी है ये रिसेसिव है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को इसके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। अगर एक डोमिनेंट वाला टी प्रेजेंट है तो ये टॉल ही होगा, ना कि शॉर्ट होगा। ठीक, तो ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, यानी ये कैरेक्टर डिसाइड नहीं कर पा रहा है, तो इसे हम बोलेंगे रिसेसिव। ठीक, ये कुछ टर्म्स हैं जो बार बार आगे यूज़ होंगे, ये आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब जेनोटाइप और फेनोटाइप, ये भी दो अलग अलग चीज़ें हैं, आइए समझते हैं। जेनोटाइप किसे बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मटेरियल का जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे ये है, इसको बोलते हैं जेनोटाइप। फेनोटाइप किसे बोलते हैं? आउटवर्ड अपीयरेंस एंड डेवलपमेंट आउटकम ऑफ इट्स जेन। मान लीजिए ये टी है और ये टी है, ये डिसाइड करेंगे फिजिकल अपीयरेंस, यानी टी और टी, इसमें जो ऑर्गेनिज्म बनेगा जिसमें ये कैरेक्टर जाएगा वो टॉल होगा, तो ये फिजिकल अपीयरेंस यानी आउटकम क्या निकलता है इसका जीन का, वो डिसाइड करते हैं, तो इन्हें बोलते हैं फेनोटाइप। जैसे ये है टी टी कैपिटल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों केसेस में टॉल होंगे क्योंकि इसमें दोनों में डोमिनेंट वाला प्रेजेंट है। ठीक, लेकिन इसमें जो जेनेटिक मेकअप है वो डिफरेंट है, क्योंकि इसमें टी टी सेम है लेकिन इसमें टी टी अलग है। ठीक, तो जेनेटिक मेकअप क्या है? डिफरेंट है, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस यानी बाहर से देखने पे दोनों ही टॉल होंगे। ठीक, तो ये फेनोटाइप है। ये वाला होगा तभी टॉल होगा, ये वाला होगा तभी टॉल होगा, लेकिन इसमें जो जेनेटिक मेकअप है वो डिफरेंट है, तो ये जेनोटाइप है। लेकिन जो फिजिकल अपीयरेंस जो सामने से देखने को मिलेगा वो फेनोटाइप कहलाएगा। ठीक, तो जो जेनेटिक मटेरियल का मेकअप है वो जेनोटाइप है, जो फिजिकल अपीयरेंस है, आउटवर्ड अपीयरेंस है, वो फेनोटाइप है। मोनोहिब्रिड क्रॉस। अब मेंडल ने जो वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे उनसे वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं मोनोहिब्रिड क्रॉस। क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट विथ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहिब्रिड क्रॉस। जब हम पी प्लांट के दो पी प्लांट के एक सिंगल कैरेक्टर को क्रॉस करवाते हैं, एक सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को क्रॉस कराते हैं, तो वो उसे बोलते हैं मोनोहिब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब वन। ठीक, एग्जाम्पल जैसे हमने लिया है क्रॉस बिटवीन टॉल एंड शॉर्ट प्लांट। टॉल और शॉर्ट, ये हाइट की बात की जा रही है, इसमें हमने सिंगल कैरेक्टर को लिया है, इसलिए ये मोनोहिब्रिड क्रॉस कहलाएगा। ठीक, इसमें हमने हाइट कैरेक्टर लिया है
तो ये इसका ट्रेट है टाल और शॉर्ट। हमने दो प्लांट लिया है पी प्लांट, एक प्लांट टॉल है एक शॉर्ट है, ड्वार्फ है। मान लीजिए टाल वाला प्लांट मेल है, मेल को इस फिगर से डिनोट किया जाता है, ठीक, इस डायग्राम से। और ये जो शॉर्ट वाला जो ड्वार्फ प्लांट है वो फीमेल है। अब इसमें हम क्रॉस कराएंगे। ये पेरेंट्स हैं, इनका एलेलिक पेयर है टीटी और इनका है टीटी। दोनों ही केस में यानी इस केस में टॉल होगा और इसमें शॉर्ट होगा। अब आप ये कहेंगे कि टी और टी इसमें भी तो टॉल होगा, ठीक, तो इसमें हमने प्योर फॉर्म लिया है, इसमें भी होगा नो डाउट, लेकिन हमने इसमें प्योर फॉर्म लिया है अच्छे से समझने के लिए, ठीक। अब इनमें जब गैमेट्स बनेगा, गैमेट्स में आप जानते हैं कि रिडक्शनल डिवीज़न देखने को मिलता है, यानी मियोसिस देखने को मिलता है। दो तरह के डिवीजन होते हैं, एक माइटोसिस एक मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, जब कोई एक सेल डिवाइड करती है तो जो उससे दो सेल्स बनती हैं उनमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन मियोसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। तो ये जो जर्म सेल्स में है उनमें जर्म सेल्स होते हैं उनमें मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीज़न देखने को मिलता है। तो जब ये इनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक, रिडक्शनल डिवीज़न हुआ यहाँ पे, और ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक। अब F1 जनरेशन में क्या होगा कि इनमें अगर मान लीजिए फादर का एक कैरेक्टर आया और मदर का एक कैरेक्टर आया तो टीटी बनेगा, ठीक, यहाँ से एक, ठीक। फिर यहाँ से अगर एक लें और यहाँ से एक लें, सभी केस में टीटी बनेगा, ठीक। तो F1 जनरेशन में टॉल ही देखने को मिलेगा हमें। लेकिन अगर हम इन F1 गैमेट्स का सेल्फ पॉलिनेशन कराएं यानी टीटी, यहाँ पे हमने इन दोनों का एक ही कैरेक्टर लिया है क्योंकि चारों में सेम है, ठीक। तो टीटी और टीटी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों में अब हम क्रॉस कराएंगे। पहले इनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, जैसे ये अलग हो जाएंगे दोनों, ये अलग हो जाएंगे। अब F2 जनरेशन में क्या होगा कि टी, ये वाला टी और ये वाला कैपिटल टी, ये दोनों आएंगे तो दो कैपिटल टी हो गए। ये वाला टी आएगा और फीमेल से एक कैरेक्टर आएगा टी वाला, तो इसमें भी टी और टी हो गए। इसमें भी डोमिनेंट वाला है तो ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा। अब यहाँ से एक कैरेक्टर ट्रांसफ़र होगा, यहाँ से एक कैरेक्टर ट्रांसफ़र होगा, तो टी और टी दोनों में ही टॉल है, डोमिनेंट है तो टॉल होगा। लेकिन जब हम लास्ट केस की बात करते हैं, टी वाले और इसमें से जब टी होगा तो दोनों स्मॉल टी हैं, यानी दोनों रिसेसिव वाले हैं। लेकिन ये दोनों सेम होने की वजह से जो कैरेक्टर है ड्वार्फनेस का वो आगे जाके ट्रांसफ़र होगा, ठीक। तो इससे हम एक कंक्लूड कर सकते हैं कि जो डोमिनेंट होते हैं वो खुद को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर पाते हैं। यानी यहाँ पे आपने F1 जनरेशन में देखा कि सभी केस में टी वाला डोमिनेंट वाला प्रेजेंट है और यही डिसाइड करेगा कैरेक्टर क्या होगा आगे इंडिविजुअल का, ठीक। लेकिन जो रिसेसिव वाले हैं ये खुद को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक। इसको हम फिर से समझते हैं। दो प्लांट हमने लिया, इसके हमने एक एग्जाम्पल, इसका एक कैरेक्टर लिया हमने हाइट का, ठीक। तो एक प्लांट टॉल है एक शॉर्ट है। लेट्स से कि जो टॉल वाला प्लांट है वो मेल है और ये जो शॉर्ट वाला प्लांट है वो फीमेल है, ठीक। अब इनमें हम देखते हैं इनका जो पेरेंट का एलिलिक पेयर यानी कोड पेयर होगा, ये टॉल है तो इसमें दोनों डोमिनेंट वाले को हम लेंगे टी और टी, ये भी होगा लेकिन इसमें हमने प्योर फॉर्म लिया है, ठीक ना। टी और टी, ये टॉल है इसलिए इसका ये एलिलिक कोड होगा, और ये शॉर्ट है तो इसका ये वाला होगा, क्योंकि इसमें कोई डोमिनेंट नहीं होगा, दोनों अगर रिसेसिव वाले होंगे तभी ये शॉर्ट होगा, ठीक। ये इनका एलिलिक पेयर है। अब इसमें जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स में आपको हमने बताया कि रिडक्शनल डिवीज़न होता है, तो ये दोनों टी अलग हो जाएंगे। अगर इसमें माइटोसिस होता है मियोसिस की जगह, तो ये दो अलग अलग यानी टी और टी ऐसे बनते हैं। लेकिन जो कि ये गैमेट्स हैं तो इनमें रिडक्शनल डिवीज़न देखने को मिलेगा, तो एक टी अलग हो जाएगा और ये एक टी अलग होगा, ठीक। ये गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, इसमें भी यही होगा, टी और टी ये अलग हो जाएंगे। अब F1 जनरेशन में क्या होगा, F1 जनरेशन में हमें दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक इसमें से कैरेक्टर आएगा, एक मेल में से कैरेक्टर आता है और एक फीमेल में से आता है, तो इसमें बनेगा टी और टी, ठीक। ऐसे एक कैरेक्टर बना, ठीक। ऐसे इसमें से लेंगे, एक टी इसमें से आएगा एक टी इसमें से आएगा, तो इसमें भी टी और टी देखने को मिला हमें। अब एक टी इसमें से और एक यहाँ से, ऐसे करके आएगा, सब में टी टी ऐसे ही देखने को मिलेगा, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों में ही ये जो डोमिनेंट वाला है ये
प्रेजेंट है, इसलिए इसका जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होगा वो टॉल वाला होगा। लेकिन जब इसमें हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, F1 गैमेट्स का जब हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, मान लीजिए इसमें से हमने कैपिटल T स्मॉल t को ले लिया, ये कैरेक्टर हमने ले लिया, ठीक। अब हम इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, तो इसमें से दोबारा से गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, रिडक्शनल डिवीज़न होगा। तो इसमें ये T अलग और ये स्मॉल t अलग होगा, इसमें से भी कैपिटल T अलग हो जाएगा और ये स्मॉल t अलग हो जाएगा। आई बात समझ में? अब इसमें F2 जनरेशन में कैसे होगा, पहले एक कैरेक्टर यहाँ से आएगा, एक कैरेक्टर यहाँ से आएगा, तो बना क्या T। फिर एक कैरेक्टर यहाँ से आएगा, एक कैरेक्टर ये वाला आएगा फीमेल से, बना हमारे पास T और ये स्मॉल t। अब एक कैरेक्टर यहाँ से आएगा, ठीक, ऐसे ही शो करने को आता है एग्ज़ाम में। एक कैरेक्टर यहाँ से आएगा, तो ये कैपिटल T हम पहले लिखते हैं जो डोमिनेंट वाला होता है, ठीक। तो ये T हो गया और ये स्मॉल वाला यहाँ पे T हो गया। अब फिर यहाँ से एक कैरेक्टर जाएगा और यहाँ से एक कैरेक्टर जाएगा, तो ये दोनों स्मॉल t हैं। अब आप इसमें देखिए कि ये जो है और ये इसमें तीनों में डोमिनेंट वाला है, तो इसका मतलब जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहा है वो टॉलनेस का हो रहा है। अगर ये कैरेक्टर आगे इंडिविजुअल में जाएगा तो वो टॉल होगा, ना कि शॉर्ट। लेकिन जो चौथा केस है इसमें दोनों रिसेसिव वाले हैं, तो इनका जो कैरेक्टर है यानी शॉर्ट का, ये आगे ट्रांसफ़र होगा, ठीक। तो इसमें से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि F1 जनरेशन में ये रिसेसिव वाले खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन F2 में ये खुद को एक ही जगह पे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ठीक। एग्ज़ाम्स में अक्सर ऐसे एक्सप्रेस करने को क्वेश्चन दिया जाता है कि F1 और F2 जनरेशन को एक्सप्रेस कीजिए। इसको एक्सप्रेस करने का एक और तरीका होता है, जैसे हम बोलते हैं पनेट स्क्वायर। इसमें क्या होता है, हम एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, ठीक। अब इसमें हम इस साइड लेंगे मेल का कैरेक्टर और इस साइड हम लेंगे फीमेल का कैरेक्टर, ठीक। मेल का कैरेक्टर हमने क्या देखा था, F2 जनरेशन की बात कर रहे हैं हम। F2 जनरेशन को पनेट स्क्वायर से भी एक्सप्रेस किया जाता है, F2 जनरेशन, ठीक। तो इसमें क्या था, T और T दोनों में ऐसे था, T और ये स्मॉल t। अब इसमें ऐसे करते हैं कि ये वाला ऐसे लेंगे पहले हम, तो आएगा इसमें TT, फिर ये वाला ऐसे लेंगे तो इसमें कैपिटल T स्मॉल t आएगा। फिर अब इसका ऐसे कराते हैं तो ये T और स्मॉल t ऐसे आता है, और ये चौथा T दोनों स्मॉल t आएंगे। ऐसे ही सारे केस इसमें भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक। ये लाइन नहीं ड्रॉ की जाती है, ऐसे ही बनाया जाता है। तो इसको F2 जनरेशन को हम पनेट स्क्वायर की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका ऑब्जर्वेशन और कंक्लूज़न क्या दिया मेंडल ने, आइए समझते हैं। जब मेंडल ने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को क्रॉस कराया तो उन्हें ये कंक्लूज़न देखने को मिला F2 जनरेशन में, ठीक। तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या मिला, यानी मोनो हिब्रिड क्रॉस का जब हमने एक सिंगल कैरेक्टर को क्रॉस कराया तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या मिला, 3 ऑब्जर्वेशन मिले इनके। पहला है ऑल F1 प्रोजेंसी वर टॉल, नो मीडियम हाइट प्लांट। जैसे F1 जनरेशन में क्या हुआ कि जो डोमिनेंट वाला था वो खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा था, इसलिए उसमें सारे कैरेक्टर टॉल वाले थे। तो जो F1 प्रोजेंसी में है, यही बात यहाँ पे कही गई है कि सभी जो प्लांट्स हैं वो टॉल होंगे, कोई भी मीडियम हाइट का नहीं होगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिला, F2 प्रोजेंसी 1/4 वर शॉर्ट, 3/4 वर टॉल। F2 प्रोजेंसी में 1/4 का मतलब आप जानते हैं ना, मान लीजिए ये क्रॉस है, इसमें अगर हम 4 डिवीज़न कर दें तो इसमें से जो एक हिस्सा होगा, ठीक, एक हिस्सा जो होगा उसको हम बोलते हैं 1/4। तो इसका 1/4 यानी वो शॉर्ट है, यानी इसकी बात की जा रही है। एक हिस्से का मान लीजिए 100% में से जो 25% होता है वो उसका 1/4 होता है, एक चौथाई हिस्सा, तो ये शॉर्ट है। और 3/4 यानी ये जो तीनों हिस्से हैं उसमें हमें टॉल देखने को मिल रहा है। तीसरा ऑब्जर्वेशन फेनोटाइप रेशियो F2 टॉल शॉर्ट। अब फेनोटाइप यानी फिजिकल अपीयरेंस, उसकी बात करें तो ये 3 केस में हमें टॉल देखने को मिलेगा, तो 3 रेशियो, एक केस में शॉर्ट, तो 3:1।
अक्सर फेनोटाइप और जेनोटाइप रेशियो ऐसे करके पूछ लिया जाता है। तो आप ये देखिए कि जो फिजिकल अपीयरेंस होगा उसका, यानी तीनों में इसमें आप देख रहे हैं कि अलग अलग है ट्रेट इनका, लेकिन इनका जो फिजिकल अपीयरेंस होगा, क्योंकि ये डोमिनेंट वाला है इसमें, तो ये खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे और ये टॉल होंगे। तो ये टॉल होंगे, इस वजह से इनका 3 टॉल होंगे, और इसमें से जो एक स्मॉल टी है वो शॉर्ट होगा। तो इसका रेशियो हो जाएगा 3:1। अब बात करें जेनोटाइप रेशियो की, जेनोटिपिक रेशियो की F2 में, तो इसमें क्या है, ये टी और टी ये सेम है, कैपिटल टी दोनों में है, ठीक। तो ऐसे हम लिखेंगे रेशियो, ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये दो है प्रेजेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे। फिर ये वाला यानी दोनों स्मॉल टी एक जगह लिखेंगे। ये वाला एक प्रेजेंट है तो 1 रेशियो, ये वाला 2 प्रेजेंट है 2 रेशियो, ये वाला 1 प्रेजेंट है 1। ऐसे रेशियो निकालते हैं इसका, ठीक। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया मोनोहिब्रिड क्रॉस कराने के बाद। तो उन्होंने कंक्लूड क्या किया, कंक्लूजन क्या रहा उनका, टी यानी दोनों कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी बोथ आर टाल प्लांट्स वाइल टी स्मॉल टी इज अ शॉर्ट प्लांट। इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो टी यानी कैपिटल टी दोनों और एक कैपिटल टी स्मॉल टी, इनमें जो प्लांट्स होंगे ये टॉल होंगे, लेकिन जो स्मॉल टी है दोनों, इनमें जो प्लांट्स होंगे वो शॉर्ट होंगे, ठीक। ये पहला कंक्लूजन था इसका। दूसरा है अ सिंगल कॉपी ऑफ टी इज इनफ टू मेक प्लांट टॉल while both copies have to be a small t for plant to be short। ये जो कैपिटल टी है इसकी एक सिंगल कॉपी इनफ है किसी भी प्लांट को टॉल बनाने में। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि एक सिंगल टी प्रेजेंट है, फिर तब भी ये टॉल ही होगा, ठीक। लेकिन अगर जो स्मॉल टी है वो 2 अगर प्रेजेंट हों तभी ये पॉसिबल होगा कि जो प्लांट होगा वो शॉर्ट होगा। अगर इसमें एक कैपिटल टी आ गया तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो जो प्लांट है वो शॉर्ट हो जाए, ठीक ना। तीसरा कंक्लूजन क्या था, कैरेक्टर या फिर ट्रेट लाइक कैपिटल टी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट एंड स्मॉल टी आर रिसेसिव ट्रेट। जो F1 जनरेशन में खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, यानी जो कैरेक्टर डिसाइड करेंगे अकेले, वो डोमिनेंट कहलाएंगे, और जो ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं F1 जनरेशन में, वो रिसेसिव ट्रेट होंगे। तो 3 कंक्लूजन निकला इनका मोनोहिब्रिड क्रॉस का। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कंक्लूजन क्या था मोनोहिब्रिड क्रॉस का। तो पहला आप ये बताएंगे कि जो कैपिटल टी है और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों से टॉल प्लांट होंगे, और जो दोनों स्मॉल टी हैं उससे शॉर्ट प्लांट होंगे। दूसरा कंक्लूजन था कि एक सिंगल कॉपी टी की कैपिटल टी की इनफ है किसी भी प्लांट को टॉल बनाने में, लेकिन शॉर्ट प्लांट उसी केस में बनेगा जब दोनों स्मॉल टी हों, ठीक, दोनों रिसेसिव वाले। तीसरा कंक्लूजन ये था कि जो कैपिटल टी था, ऐसे ट्रेट जो कि खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे थे और जो कि कैरेक्टर डिसाइड कर रहे थे, वो डोमिनेंट ट्रेट कहलाते हैं, और ये स्मॉल टी वाला रिसेसिव ट्रेट। तो ये मोनोहिब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन था। अब हम बात करते हैं डाई हिब्रिड क्रॉस। डाई हिब्रिड यानी 2, डाई यानी 2। जब हम किसी भी 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराते हैं तब उसको हम बोलेंगे डाई हिब्रिड क्रॉस। अ क्रॉस बिटवीन 2 प्लांट्स हैविंग 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। जैसे पीछे हमने एक ही कैरेक्टर लिया था हाइट, इसमें हम 2 कैरेक्टर लेंगे, एक तो सीट का शेप और दूसरा सीट का कलर। ये 2 अलग अलग कैरेक्टर हैं, दोनों का हम क्रॉस कराएंगे, यानी 2 कैरेक्टर को लेके जब हम क्रॉस कराते हैं तो उसे बोलते हैं डाई हिब्रिड क्रॉस। इसमें हमने लिया है सीट का शेप और सीट का कलर। 2 तरह की सीट्स होती हैं, राउंड और व्रिंकल, और 2 तरह के कलर होते हैं सीट्स के, येलो और ग्रीन। अब हम इनमें क्रॉस कराएंगे, देखते हैं इसका क्या ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन निकलता है। 2 पेरेंट प्लांट हैं, जैसे कि एक सीड है जो कि राउंड येलो सीड है, ठीक ना, और दूसरा वाला है व्रिंकल्ड और ग्रीन सीड, ठीक। इसके ऐसे। अब पेरेंट एलेलिक कोड कैसे बनेगा, इसमें जेनेटिक कोड कैसे बनेगा, ये आर को यानी राउंड को हम डिनोट करते हैं आर से, व्रिंकल को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, ठीक। अब वाई यानी येलो को हम डिनोट करेंगे कैपिटल वाई से, और ग्रीन को हम डिनोट करेंगे स्मॉल वाई से, ठीक। ये चीज़ें याद रखिएगा। तो इसका कैरेक्टर क्या होगा, राउंड है,
यानी इसका राउंड वाला ट्रेट होगा आर आर। जैसे हमने पीछे कैपिटल टी लिया था ना, वैसे ही यहाँ पे आर आर हो जाएगा। येलो हो यानी दोनों डोमिनेंट वालों को लेते हैं हम ऐसा एक्सप्रेस करने के लिए, तो आर आर वाई वाई दोनों कैपिटल हो गए। और ये व्रिंकल्ड और ग्रीन है, व्रिंकल को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, तो इसका रिसेसिव दोनों होंगे, ठीक। तो आर आर और वाई वाई दोनों स्मॉल होंगे। ये इनका क्या है, जेन्स का कोड है, यानी एलेलिक पेयर है इनका, ठीक। अब इनमें जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तब हमें क्या मिलेंगे, आर और वाई। आर वाई सभी केस में एक ही मिलेंगे, तो हमने एक ही बार इसको लिखा है, ठीक ना। आर वाई मिलेंगे और इस वाले में हमें स्मॉल आर वाई, ठीक ना। अब F1 जनरेशन में क्या होगा कि सब एक ही जैसा था, तो हमने एक ही बार यहाँ पे लिखा है आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक। यानी राउंड और येलो, क्योंकि इनमें डोमिनेंट वाला प्रेजेंट है, ठीक। राउंड और येलो F1 जनरेशन में होंगे। F1 जनरेशन में हमने आपको क्या बताया था कि रिसेसिव वाले खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक। तो इसमें डोमिनेंट वाले हैं, तो इसमें से जो F1 जनरेशन में जो सीड बनेगी वो राउंड और येलो होगी, ठीक। अब हम इसमें सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। आर 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 स्मॉल आर और वाई स्मॉल वाई में, और इन दोनों में हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। तो F2 जनरेशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, पहले इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ से एक आर आएगा और यहाँ से एक वाई आएगा, ठीक। आर वाई बना, यहाँ से एक आर और यहाँ से एक वाई, आर और स्मॉल वाई। ये वाला आर आएगा, फिर ये वाला। हमने आपको बताया था कि जो कैरेक्टर पहले लेते हैं पहले हम उसे लिखते हैं, भले ये स्मॉल क्यों ना हो। तो ये आर और वाई हो गया, और ठीक ऐसे आर और वाई ये दोनों सिंपल है, ठीक। ऐसे ही इसमें भी होगा, इसको हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक, स्क्वायर बना के। इसमें हम इधर मेल वाला लिखेंगे, ठीक, मेल वाला लिखेंगे, और इस साइड हम लिखेंगे फीमेल वाला, ठीक। तो सब में सेम ही था ऐसे करके। अब इसमें क्या होगा कि पहले इन दोनों में होगा, तो ऐसे हमें क्या मिलेगा, आर 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 और वाई वाई दोनों कैपिटल हमें मिलेंगे। तो ये आर आर है तो ये राउंड होगा, और वाई वाई है दोनों डोमिनेंट वाले हैं तो येलो होगा, राउंड और येलो, ठीक। अब इसको और इसको कराएंगे, तो ऐसे करके ये ऐसे ऐसे बनते जाएंगे, ठीक। इनमें कुछ हमें अलग कैरेक्टर नए बनते दिखेंगे, ठीक। तो राउंड और येलो, राउंड और येलो कितने सीड हुए इनमें, ये 1 2 3 4 5, ये वाला व्रिंकल्ड है ये नहीं लेंगे हम, ये 6, ये 7, ये 8 और ये वाला 9। तो राउंड और येलो जो सीड्स बने हैं उनका नंबर है 9। व्रिंकल्ड और येलो, व्रिंकल्ड और येलो कौन से सीड्स बने हैं, 1 2 3। व्रिंकल्ड येलो 3 सीड्स बने हैं, ग्रीन और राउंड, ग्रीन और राउंड, ग्रीन है और राउंड है, ये है, ये 3 मिले इसमें भी हमें, तो 3 मिले ग्रीन और व्रिंकल्ड। ये सिर्फ एक ही केस में हमें लास्ट वाले केस में देखने को मिला है, जो एक ही है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो राउंड ग्रीन वाले हैं और ये जो व्रिंकल्ड येलो है, ये तीनों ये अलग है, यानी ये कैरेक्टर पहले से नहीं थे। पहले हमने क्या लिया था, राउंड येलो लिया था और ग्रीन व्रिंकल्ड लिया था, ये हमने नहीं लिया था। तो ये जो इनमें जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया हमने, तब ये 2 अलग अलग कैरेक्टर हमें देखने को मिले हैं, ठीक ना। ये बात आप याद रखिएगा। अब रेशियो क्या होगा इनका, 9:3:3:1। इसको हम दोबारा से समझते हैं। हमने 2 सीड्स लिए थे, यानी आप उसको पेरेंट सीड्स भी बोल सकते हैं। एक राउंड और येलो था और एक व्रिंकल्ड और ग्रीन था। ये राउंड है तो इसका मतलब इसमें ये वाले जेंट्स होंगे, यानी इनका एलएलई ये होगा आर, और ये वाला भी हो सकता है लेकिन हमने प्योर वाला लिया है, ठीक। अब येलो है तो दोनों डोमिनेंट वाला हम यहाँ पे लेंगे, तो ये इसका क्या है, एलएलई, ठीक। व्रिंकल्ड है तो हमने बताया था आपको कि राउंड को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और व्रिंकल्ड वालों को स्मॉल आर से, और येलो को हम डिनोट करेंगे कैपिटल वाई से, और ग्रीन को डिनोट करते हैं स्मॉल वाई से, ठीक। तो ये व्रिंकल है, यानी इनमें दोनों रिसेसिव वाले होंगे, आर और आर दोनों स्मॉल वाले। फिर ग्रीन लिया हमने तो स्मॉल वाई, क्यों, क्योंकि ये रिसेसिव हैं, ठीक।
अब इनमें जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो इसमें रिडक्शनल डिवीज़न देखने को मिलेगा हमें। तो ये आर वाई और आर वाई ये अलग हो जाएंगे, ठीक, सब में अलग होंगे तो इसको हम एक ही बार लिखते हैं, ठीक। अब इसमें भी होंगे स्मॉल आर वाई, ठीक, ये हो गया इनमें। अब F1 जनरेशन में क्या होगा, इसमें से एक कैरेक्टर आएगा, इसमें से एक कैरेक्टर आएगा, तो ये आर हो जाएगा, इसमें से एक कैरेक्टर आया, अब ये वाला कैरेक्टर आएगा तो ये आर हो जाएगा, ये कैरेक्टर यानी वाई यहाँ पे आएगा वाई, और ये वाला कैरेक्टर आएगा, ये हो गया वाई। ये जो हमें मिला है यहाँ पे F1 जनरेशन में, वो आपको क्या शो करता है, किसमें एक डोमिनेंट वाला है तो मतलब राउंड तो होगा ही, ठीक, और वाई ये भी डोमिनेंट वाला है तो येलो तो होगा ही, ठीक। तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिला कि जो डोमिनेंट वाले हैं वही खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, राउंड और येलो, ठीक। फिर जब हम इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, यानी हमें ये दोनों केस में मिलेगा स्मॉल आर और ये कैपिटल आर स्मॉल वाई, और ये कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दोनों केस में हमें देखने को मिला है, ठीक। अब इनमें जब हम क्रॉस कराते हैं तो क्या होगा, ये आर एक जगह आएंगे, पहले हम राउंड वाला लेंगे, फिर हम इसका कलर लेंगे, तो ये राउंड और ये आएगा तो ये हो जाएगा येलो, फिर ये वाला कैरेक्टर, फिर ये वाला कैरेक्टर लेंगे तो आर वाई हो जाएगा। अब ये छोटा वाला लेंगे आर, फिर ये कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही हमें इसमें भी देखने को मिलेगा आर वाई, ठीक। अब हमें इनको एक्सप्रेस करना है कि ये जब सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो ये कैसे होंगे, जिसको हमने बॉक्स की हेल्प से शो किया था आपको। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कुछ सारी चीज़ें हौच पौच हो जाती हैं, इसलिए ऐसे शो नहीं करते हैं। लेकिन एक बार आप समझ लीजिए कि इससे एक कैरेक्टर आएगा, इससे एक कैरेक्टर आएगा, तो दोनों में कैपिटल आर और कैपिटल वाई ही होंगे, ठीक। फिर इसमें से एक कैरेक्टर मान लीजिए आया, इसमें से एक कैरेक्टर आया, दोनों आर कैपिटल हैं इसमें, तो ये आर और ये एक कैपिटल वाई होगा और एक स्मॉल वाई होगा, ठीक। ऐसे ही करके सारी चीज़ें होती हैं। तो जिसमें भी ये डोमिनेंट वाले होते हैं वो खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, यानी यहाँ पे डोमिनेंट राउंड वाला है तो ये राउंड बनेगा, और वाई वाला यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये येलो बनेगा, ठीक। लेकिन अगर हम इस लास्ट केस की बात करें, आर वाई और ये वाला आर वाई, जब ये दोनों आपस में क्रॉस कराते हैं तो आर वाई आर वाई ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कोई डोमिनेंट वाला इसमें नहीं है, ठीक। इसमें दोनों रिसेसिव वाले हैं, तो यही डिसाइड करेंगे कैरेक्टर को। तो जो लास्ट केस हमने देखा उसमें एक स्पेशल केस हमें देखने को मिला कि व्रिंकल्ड और येलो सीड्स देखने को मिली, ग्रीन, व्रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स हमें देखने को मिली हैं लास्ट केस में। तो इससे आप एक चीज़ ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि अक्सर ये डोमिनेंट वाला ही कैरेक्टर डिसाइड करता है, बहुत कम केस में, यानी एक ही दो केस में ऐसा देखने को मिलता है कि जो रिसेसिव वाले हैं वो डिसाइड करते हैं कैरेक्टर। तो इसका ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन क्या रहा, आइए समझते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन था व्हेन कैपिटल आर कैपिटल वाई वाज क्रॉस्ड विथ स्मॉल आर और वाई in F1 generation, all were capital R small y, capital Y small y, round and yellow seeds। जब F1 जनरेशन में ये दोनों क्रॉस करते हैं तो सभी केस में हमें ये देखने को मिला, ये इसीलिए हमने एक ही बार वहाँ पे लिखा था इसको, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक। ये पहला ऑब्जर्वेशन देखने को मिला। दूसरा क्या था, सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 plant gave parental phenotype together with two mixture recombinants in F2 generation। अब इसमें हमें ये देखने को मिला कि दो नए कैरेक्टर देखने को मिले हमें, यानी राउंड ग्रीन और व्रिंकल्ड येलो, ये दो नए कैरेक्टर हमें देखने को मिले, ये ऑब्जर्वेशन था। अब इससे उन्होंने कंक्लूड क्या किया
कि राउंड एंड येलो सीड्स और डोमिनेंट सीड्स, इनमें जो राउंड वाले हैं जिनको हम आर से डिनोट करते हैं और येलो वाले जिनको हम वाई से डिनोट करते हैं, ठीक, ये डोमिनेंट सीड है। ये पहला कंक्लूजन था। दूसरा क्या है, अकरेंस ऑफ न्यू फेनोटाइपिक कॉम्बिनेशन सो दैट जीन्स फॉर राउंड एंड येलो सीड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। इसमें इन्होंने ये बताया कि ये जो शेप है यानी राउंड होगा या फिर व्रिंकल या फिर कलर येलो होगा या फिर ग्रीन, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं ट्रांसफ़र होने के लिए, इनहेरिटेंस होने के लिए, ठीक, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, ठीक, ये दोनों कंक्लूजन था उनका, ठीक। तो इन्होंने ऐसे करके 3 लॉज दिए, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। आइए समझते हैं। पहला है सम एलील्स आर डोमिनेंट व्हाइल अदर आर रिसेसिव, ठीक। An organism with at least one dominant allele will display the effect of dominant allele. सॉरी, यहाँ पे रिसेसिव होगा। पहले लॉ में उन्होंने ये बताया कि कुछ डोमिनेंट होते हैं एलील और कुछ रिसेसिव होते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर एक डोमिनेंट वाला प्रेजेंट है तो वो जो रिसेसिव एलील होते हैं उनको डिस्प्ले कर सकता है, ठीक। तो ऐसे उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया कि जो डोमिनेंस वाला होता है वही डिसाइड करता है कि कैरेक्टर क्या होगा, ठीक। दूसरा लॉ उन्होंने दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एलील फॉर ईच जीन सेग्रीगेट फॉर ईच अदर सो दैट ईच गैमेट कैरीज ओनली वन एलील फॉर ईच जीन। अब जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, हमने बताया था कि जब ये टी और टी होगा तो जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो ये अलग हो जाते हैं, ठीक, रिडक्शनल डिवीज़न देखने को मिलता है हमें। तो इसमें उन्होंने बोला कि जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो ये जो जीन्स होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, यानी दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, ठीक। तो एक में एक एलील होता है, एलील का एक जीन होता है और दूसरे में एक होता है। तो ऐसे उन्होंने ये सेकेंड लॉ को बोला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक। ऐसा जिसमें ये जो गैमेट्स का जब फॉर्मेशन होता है तब उसमें से एलील जो होते हैं उनके अलग अलग जीन अलग अलग हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक। तो ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा लॉ उन्होंने दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेड्स कैन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। यहाँ पे जैसे हमने देखा कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक। तो उन्होंने तीसरा लॉ ये दिया कि जो जीन्स होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंटली वो सेग्रीगेट होते हैं एक दूसरे से गैमेट्स का फॉर्मेशन होने के दौरान। तो ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक। तो मेंडल्स ने 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक। अगला टॉपिक है हाउ डू दिस ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड। अब ये जो ट्रेड्स होते हैं ये खुद को एक्सप्रेस कैसे कर पाते हैं। देखिए, अ सेक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए होता है जिसमें प्रेजेंट होते हैं जीन्स। जीन्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि आगे जो ऑफस्प्रिंग्स बनेगा उसमें कौन से प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये इंफॉर्मेशन कौन, जीन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और ये जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन कंट्रोल अ कैरेक्टर, यही जो प्रोटीन होते हैं वही कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए कैपिटल टी ये जीन है, ठीक, ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन के बनने के लिए। अब जिसमें ये डोमिनेंट वाला जाएगा यानी कैपिटल टी जाएगा, उसमें क्या होगा कि मोर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन होगा। ज़्यादा प्रोडक्शन जब होगा ग्रोथ हार्मोन का तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या होगा, टॉल होगा, तो रिजल्ट इन टॉल प्लांट, ठीक। एंड जब स्मॉल टी यानी ये वाला जीन जब ट्रांसफ़र होता है, ये जब प्रोटीन देता है तब इसमें क्या होता है, लेस प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जब ये ट्रांसफ़र होता है तो उसमें जिसमें ये ट्रांसफ़र होगा उसमें ग्रोथ हार्मोन की लेस प्रोडक्शन होगा, जिसकी वजह से जो प्लांट होगा वो शॉर्ट होगा, ठीक। तो ये डिसाइड करने वाला कौन है, जीन। तो जीन ही डिसाइड करता है, यानी यही प्रोटीन को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन भेजता है कि कौन सा कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, ठीक। दोनों ही केस में जो किसी भी केस में जो डोमिनेंट वाले होते हैं वही खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं। देयरफॉर जीन्स कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स।
तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ये जीन्स होते हैं यही कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल करते हैं। अगला टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, हेरिडिटी का। इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ द फिनोमिना ऑफ डिसीजन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन स्प्रिंग्स। कि भी किसी भी ऑफ स्प्रिंग्स के जो जेंडर है यानी सेक्स क्या होगा, वो जो डिसीजन होता है उसका डिटर्मिनेशन जैसे होता है उसी को बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका सेक्स डिटर्मिनेशन इन्वायरमेंट पे बेस्ड होता है। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे इन सम एनिमल्स द टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज्ड एग्स केप्ट डिसाइड जेंडर। कुछ एनिमल्स जैसे कुछ लिजर्ड और कुछ टर्टल हैं, इन ये एग ले करते हैं, ठीक। तो जिस टेम्परेचर पे जो इनका ये एग है वो फर्टिलाइज हो रहा है वो डिसाइड करेगा ऑफ स्प्रिंग का जेंडर, ठीक। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, एनिमल्स सच एज स्नेल्स इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज़ नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे स्नेल, ये अपना सेक्स चेंज कर सकते हैं, यानी ये डिनोट करता है कि इनका जो सेक्स होता है वो जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता है। लेकिन ऐसा क्या ह्यूमन बींग्स में भी होता है? However, in human beings, sex of individual is largely genetically determined. ह्यूमन बींग्स में जो डिटर्मिनेशन सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। इन ह्यूमंस ईच सेल normally contain 23 pair of chromosomes for a total of 46. ह्यूमन में जितने एक सेल में जितने क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं और वो 23 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। यानी इसका मतलब कि हमारी एक सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक। जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं 23 में से वो ऑटोसोम्स होते हैं, यानी वो मेल और फीमेल में दोनों सेम होते हैं। लेकिन जो 23rd पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम होता है, इसको सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं 23rd पेयर को, ये मेल और फीमेल दोनों में डिफरेंट होता है, ठीक। फीमेल में जो क्रोमोजोम की कॉपी होती है वो एक्स होती है। इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों ही सेम हैं, तो ये होमोजाइगस होगा, ठीक। तो फीमेल में होमोजाइगस देखने को मिलता है और मेल है 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोजोम। मेल में दोनों अलग अलग होते हैं, तो ये हेट्रोजाइगस होते हैं मेल में, ठीक। All children will inherit an X chromosome from mother regardless whether they are boy or girl. कोई भी चाइल्ड बॉय चाइल्ड होगा या फिर गर्ल चाइल्ड, ये मदर क्रोमोसोम डिसाइड नहीं करता है। गर्ल हो या फिर बॉय चाइल्ड दोनों में मदर का एक्स हार्मोन प्रेजेंट होता है। फिर thus sex of children will be determined by what they inherited from their parent father not from mother। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमन बींग्स में, चिल्ड्रन का सेक्स डिसाइड करता है कि वो अपने फादर से कौन सा क्रोमोसोम इनहेरिटेट करते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर से आप समझिए, ये फादर के क्रोमोसोम हैं, यानी दो अलग अलग हेट्रोजाइगस हैं, और ये मदर के फीमेल के ये होमोजाइगस हैं, ठीक। तो ये जब इनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तब ये अलग अलग हो जाएंगे, यानी ये एक्स और ये वाई अलग अलग हो जाएंगे, रिडक्शनल डिवीजन होगा इनमें, और ये एक्स ये अलग हो जाते हैं। फिर हमने आपको बताया था कि पहले इसका एक कैरेक्टर लेते हैं फिर इसका एक लेते हैं, ठीक। तो बनेगा एक्स और एक्स यानी बना यहाँ पे होमोजाइगस यानी गर्ल चाइल्ड की पॉसिबिलिटी। यहाँ से एक क्रोमोसोम आएगा और यहाँ से दोनों में भी एक्स बन रहे हैं, यहाँ पे भी फीमेल चाइल्ड होगा। फिर यहाँ पर से आएगा वाई क्रोमोसोम और यहाँ से आएगा एक्स क्रोमोसोम। अब यहाँ पर हेट्रोजाइगस बन रहा है यानी यहाँ पर बॉय चाइल्ड होगा। फिर यहाँ से एक वाई क्रोमोसोम जाएगा, यहाँ से एक एक्स क्रोमोसोम, तो ये एक्स वाई यानी हेट्रोजाइगस, तो इसमें भी मेल चाइल्ड होगा, ठीक। तो 50% पॉसिबिलिटी है गर्ल चाइल्ड की और 50% पॉसिबिलिटी है बॉय चाइल्ड की। तो इनमें से जो डोमिनेंट होगा वही डिटरमाइन करेगा कि जो चाइल्ड होगा वो बॉय होगा या फिर गर्ल। तो ह्यूमन बींग्स में ऐसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।